प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। और दोस्तों हम तो रोज जिस रास्ते पर चलते हैं वही अपना रास्ता है। अपने को देखो, न तो कोई स्ट्रेटजी आती है न कोई ट्रिक आती है। बस एक ही चीज़ पर विश्वास करते हैं कि लगातार मेहनत की जाए, प्रश्न पढ़े जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े जाएं, तभी हमारा चयन होगा। फिलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं है और इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएं तो हमारे पास अच्छा प्रश्नों का संकलन एग्ज़ाम तक हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम आते आते आप देखोगे कि हमारे बहुत से साथी भी आ जाएंगे कि इस तरह से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए, इस ट्रिक से पढ़िएगा, 7 दिन में ऐसे कोर्स पूरा करें, 5 दिन में ऐसे कोर्स पूरा करें, ये मेरा ऐप है, ये मेरा कोर्स है। सारे आ जाएंगे। अब एग्ज़ाम नहीं है तो सब एकदम शांत है। दोस्तों, ये समय ही पढ़ने का है, डिटेल में पढ़ने का है। और हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ देखिए। लिखते समय किस ग्रंथ की सहायता? ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो कौन सा ऐसा ग्रंथ था जिसकी सहायता ली? ये लिखी मिश्र बंधु विनोद, इनकी रचना मिश्र बंधु ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकला। पता है, मिश्र बंधु ने हिंदी का पहला गद्यकार किसको माना? यानी गद्य लिखने वाला। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपने तर्क दिए। मिश्र बंधु ने हिंदी का पहला गद्यकार गुरु गोरखनाथ को माना था। यानी अपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ में यानी मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने हिंदी का पहला गद्यकार गुरु गोरखनाथ को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ। 1883। अगला क्वेश्चन, शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जिक्र है? यानी कितने कवियों का वर्णन किया गया है, या पूरा विवरण या संक्षिप्त वर्णन जो भी है किया गया है, कितना है ये देखिएगा। 1003 कवियों का वर्णन देखने को मिलता है। शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार जब सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आरपीएससी ने ऐसे प्रश्न पूछे थे। 713 ईस्वी से माना है हिंदी साहित्य का प्रारंभ। 713 ईस्वी से याद कर लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उससे या पुंड कवि को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि पुष्य नाम का या पुंड नाम का जो कवि हो उनको माना है। बड़े आराम से धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? देखो दोस्तों, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसर ने लिखा अंग्रेजी में, पारसदासी ने लिखा फ्रेंच भाषा में, लेकिन हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है वह शिव सिंह सरोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया? यानी परिचयात्मक विवरण कितने कवियों का उन्होंने दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ? 1000 कवियों को स्थान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के
किस इतिहासकार ने कवियों के जन्म और उनकी काव्य प्रवृत्तियों को आधार बना। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने कवियों के जन्म और उनकी काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ की रचना की। काव्य प्रवृत्ति जहां पर नाम आ जाता है वहां पर अपना उत्तर भी क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। जन्म के आधार पर और काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाकर ग्रंथ की रचना की, वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में, आधुनिक काल, और उन्होंने दो भागों में बांटा, एक गद्य खंड और एक पद्य खंड। और इसमें भी उन्होंने एक विभाजन किया था, और पिछली जो सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था आप लोगों ने देखा होगा, तो वो प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत प्रसिद्ध था, उसको तो उसी समय हल करवा दिया गया था। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी, सारी पुस्तकों को देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी, देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका है, और इसका प्रकाशन 1940 में। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और इसका प्रकाशन हुआ 1952 में। दो पुस्तकें हो गई हमारे सामने, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, और तीसरी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 में प्रकाशित हुई थी। और कबीर 1942 में। अगला है, भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक प्रक्रिया का सहज परिणाम किसने बताया। भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक प्रक्रिया का सहज परिणाम किसने बताया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह बताया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ कितने प्रकरणों में विभाजित है। बात यहाँ पर प्रकरण आ गई, यानी अध्याय 7 प्रकरणों में विभाजित है, और इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये चीज तो आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल का विभाजन कितने भागों में किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल का विभाजन कितने भागों में किया। संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, 4 भागों में विभाजन किया था। चार भागों में उन्होंने विभाजन किया था, संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलते चलते। काशी प्रसाद जायसवाल तथा कविराजा श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी। ये रासों की उत्पत्ति से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कोई भी एग्जाम। काशी प्रसाद जायसवाल ने और कविराजा श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी, रहस्य से मानी। दोनों ने किससे मानी है, रहस्य से मानी। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी, यानी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, तो रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, रसायन से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से। गार्स्य दत्तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। गार्स्य दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, और ये मानी है राजसूय से। राजसूय से उन्होंने रासो की उत्पत्ति मानी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है।
दोस्तों ये मानी है रासक शब्द से। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। चलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इन्होंने भी रासक से ही मानी है। चंद्रबली पांडे ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी रासक से। तीन ने तो रासक से मानी है। चलिए हर प्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हर प्रसाद शास्त्री, इसका उत्तर है राजयस्य मानी, राजयस्य। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो दोस्तों 68 प्रकार के छंदों में लिखा। पृथ्वीराज रासो 68 प्रकार के छंदों में लिखा। ठीक है, आप फिर बौद्ध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है काफी। पंच अग्नि रचना की रचनाकार गुरु गोरखनाथ की रचना है पंच अग्नि। अगला क्वेश्चन, प्रबंध कोश के रचयिता का नाम बताइए। राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश है वो राजशेखर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट चक्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है अष्ट चक्र। आलाखंड के नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? यानी इसका आलाखंडी प्राप्त हुआ है। आला और उदल महोबा के वीर सामंत थे, उनका इसमें वर्णन किया गया है, वीरता का वर्णन किया गया है। और ये परमाल रासो जो रचना है वो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। पद्मावती समय किस रचना का खंड है? पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का खंड है पद्मावती समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसको कहते हैं? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति। अपभ्रंश भाषा का कवि यानी अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। अपने आप को अभिमान मेरु कौन कहा करते थे? ऋषभ दंत अपने आप को अभिमान मेरु कहा करते थे। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ये खंड काव्य है संदेश रासक। खंड काव्य की श्रेणी में आता है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? ये प्रश्न मैं बहुत बार करवा चुका दोस्तों। 4 मानी। साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितने पुस्तकों की गणना की है? तो वो की है 8 पुस्तकों की गणना की है देश भाषा काव्य में। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की यानी वीरगाथा काल की 4 साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं? 4 साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो, अमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता। ये 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। विजयपाल रासो, अमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये दोनों कीर्तिलता कीर्तिपता का दोनों विद्यापति। विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? तो मैथिली भाषा है। विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग है उसकी स्थापना 1961 में की गई थी। 1961। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1960 है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का स्थापना वर्ष 1960 है। हिंदी की कितने उपभाषाएं हैं? बहुत बार ये प्रश्न करवा चुका हूं। 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है,
हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक। नेक्स्ट, अवधि बोली का दूसरा नाम क्या है? अवधि बोली का दूसरा नाम क्या है? वैश्यवाड़ी नाम है अवधि बोली का दूसरा। चलिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1910 में की गई थी हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना, 1910 में। नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये बाबू राधा कृष्ण दास थे, नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली पूर्वी हिंदी से। और इनमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछ लिया जाता है, भाषा और बोलियों से, यानी 5 उपभाषाओं से और उनकी बोलियों से संबंधित जरूर प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पक्का होता है चाहे कोई भी एग्जाम। चलिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? खड़ी बोली हिंदी को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, यानी पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत खड़ी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी की बोली है ये खड़ी बोली। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? यानी हम जो लिख रहे हैं देख रहे हैं वो अक्षरात्मक लिपि। देवनागरी कौन सी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि। नेक्स्ट है, देवनागरी को दक्षिण भारत में किस रूप में जाना जाता है? देवनागरी को दक्षिण भारत में किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नंदी नागरी के रूप में। नंदी नागरी के रूप में जाना जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी? ये दोस्तों 22 है। ठीक है, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यानी बहुसंख्यक देशवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। चलिए, मध्यकालीन खंडकाव्य ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। मध्यकालीन खंडकाव्य ग्रंथ है और उसके रचयिता कौन है? डॉक्टर सियाराम तिवारी है। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक चंद्रकांत बाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा मानी संवत 750 से 1000 तक, यानी 1000 विक्रमी तक मानी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी। चारण काल की समय सीमा, तो चारण काल की समय सीमा मानी है संवत 1050 से 1375 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के लिए दूसरा नाम क्या दिया था? यानी दोहरा नामकरण किया था प्रत्येक काल का। तो उत्तर मध्य काल दिया था रीतिकाल के लिए। रीतिकाल को उन्होंने उत्तर मध्य काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के लिए दूसरा नाम क्या दिया था? भक्ति काल को क्या नाम दिया था? दूसरा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के लिए दूसरा नाम क्या दिया? गद्य काल दिया था
आधुनिक काल के लिए दूसरा नाम। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए दूसरा नाम क्या दिया था? वीर गाथा काल नाम दिया। आदिकाल के लिए दूसरा नाम वीर गाथा काल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? सिर्फ चारण काल। डॉक्टर जॉर्ज गिरेस ने आदिकाल को चारण काल कहा था। कुआनो नदी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है कुआनो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबू के शिलालेख रचना के रचनाकार का नाम बताइए। खुशबू की शिलालेख रचना के भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और बहुत प्रसिद्ध रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तालाब की मछलियां रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तालाब की मछलियां, और इस रचना के रचनाकार नागार्जुन है। जो दोस्त मेरे से पहले जुड़े हुए हैं उनको तो ये प्रश्न लगभग जबानी याद है, एक दो प्रश्न भले ही उनके दिमाग से इधर उधर हो जाए, बाकी उनके लगभग सारे याद हैं। साये में धूप रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार की रचना है। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। जब कभी आप निजी क्षेत्र में पढ़ाओ या आप अपने स्वयं के ज्ञान को अपडेट करो तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हिंदी साहित्य के हम विद्यार्थी हैं और ये प्रश्नों से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं, तो हम हमेशा अपडेट रहते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी जॉब में रहें, लेकिन साहित्य से जुड़ाव हमारा होना चाहिए। मगध काव्य संग्रह की रचयिता का नाम बताइए। मगध काव्य संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा है। मगध काव्य संग्रह के। नेक्स्ट, लोग भूल गए काव्य संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। लोग भूल गए काव्य संग्रह के रचयिता रघुवीर साय का काव्य संग्रह लोग भूल गए। रघुवीर साय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार हजार बाहों वाली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नागार्जुन की रचना है हजार हजार बाहों वाली। नागार्जुन की रचना। अकाल में सारस रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा कोई नहीं काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह दूसरा कोई नहीं। अनुभव के आकाश में चांद, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। अनुभव के आकाश में चांद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दोस्तों ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा है, एग्जाम दिए तो पढ़ा है, आपके सामने आया है। और ये लीलाधर जगुड़ी की रचना है अनुभव के आकाश में चांद। ये प्रश्न परीक्षा में नजर आया था। आवाज भी एक जगह है रचना के रचनाकार आवाज भी एक जगह है मंगलेश डबराल की रचना है दोस्तों। ये तो डबराल कर देते हैं इसको, अशुद्ध तो छोड़े। तो ये मंगलेश डबराल की रचना है। जी मंगलेश डबराल की रचना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, खूंटियों पर टंगे लोग रचना के रचनाकार का नाम थे। खूंटियों पर टंगे लोग रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना दोस्तों खूंटियों पर टंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पक रही है। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह की रचना जमीन पक रही है। ताप के ताए हुए दिन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन की रचना है ताप के ताए हुए दिन। नेक्स्ट है भूरी भूरी खाग धूल। भूरी भूरी खाग धूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मुक्तिबोध की रचना है भूरी भूरी खाग धूल मुक्तिबोध की। सुनो कारीगर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सुनो कारीगर उदय प्रकाश की रचना है सुनो कारीगर। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, तुमने कहा था रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नागार्जुन। और ये दोस्तों अपने 80% हो गए। 20% सुबह की वीडियो में देखे थे, 80% अब देख लिए। आज के सफर में हमने 100% देखे हैं और लगातार हम 100% पढ़ते जाएंगे तो हमारा संकलन काफी बड़ा होगा और परीक्षा तक हम बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। तो लगातार बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा दोस्तों।
मंजिल मिलेगी, निश्चित मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, और न कोई ट्रिक होती है, न कोई ट्रिक होती है, न कोई शॉर्टकट होता है, और न कोई उसका यानी एक तरह से देखा जाए तो कुछ सीधा सीधा फार्मूला यही होता है कि मेहनत। हम जितनी मेहनत करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद नोट्स बनाएंगे, खुद यानी आप अभ्यास पर अभ्यास करेंगे, तब सफल होंगे। सफलता का एक ही साधन है, खुद की मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, और लेते हैं विदा। कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, यार जुड़े रहने के लिए कम से कम कमेंट तो कर दिया करो।